राम राम जी सबको। राम राम भाई, राम राम। आज तो पहले याद आ गई है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भाई सोमदेव जी ने आपको बताया, भाई वो बोतल पानी की लाइए, पानी की। जो सोमदेव भाई ने आपको बताया है उससे ऐसा लगने लगा होगा यार पता नहीं काशी काशी कितनी खतरनाक सी बातें कर रहा है, लग रहा है क्या ऐसा? और जो काम की बात है वो आज तक भी नहीं करी है कि नहीं? ऐसा लगता है कई बार। देखो, जो कहानियां हैं जो सुखविंदर भाई ने आपको सुनाई वो बहुत कुछ बताती हैं, और ये बताती किस स्तर पे है जो मैं आपको कल बता रहा था कि भाई 1 साल का बेटा, 20 साल का बाप, 40 साल का दादा, 60 साल का परदादा, 80 साल का उसका दादा, उसका बाप, और 100 साल का, यानी 6 पीढ़ियां। 6 पीढ़ियां जब बात करती हैं तो वो सारा का सारा जो मसाला है वो 1 साल वाले कटोरे में गिर रहा है। इसको मैंने समझा, पता है क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने इसको जिया। मैं ये देख रहा था कि जितनी दादी नानियों की कहानियां थी अब वो अब नहीं है, क्योंकि दादियों को, माओं को, नानियों को और उनकी बुओं यानी मामियों को, उनको टेलीविजन वाली लड़ाइयाँ सुन सुन के उन लड़ाइयों में उलझी पड़ी है वो तो उनको तो समय है नहीं। और जब समय नहीं है, नीचे 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 रखो, नीचे, समय नहीं है तो फिर वो कहानियाँ सुनाने का टाइम कहाँ है? क्योंकि अब तो कहानियाँ टेलीविजन सुनाता है। तो मैंने कहीं सुना था कि पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, लेकिन पंचतंत्र की कहानियाँ किसी बुजुर्ग के पास तो मिली नहीं, क्योंकि अब तो वो दूसरे काम में लगे हुए हैं। तो मैंने खोजना शुरू किया तो एक भाई ने मुझे बताया कि पंचतंत्र की जो असली पुस्तक है वो विष्णु दत्त शर्मा की लिखी हुई है असल में, और वो लिखी गई है 1700 साल पहले, लेकिन अब वो किसी ने सरल करके बनाई है। वो क्रूजर गाड़ी साइड में करो, गाड़ी निकाल। किसी की क्रूजर गाड़ी खड़ी है, वो अगर थोड़ा सा साइड में कर ले तो किसी को दूसरी गाड़ी निकालनी है। धन्यवाद जी भाई। जो मैं आपको ये चर्चा करूंगा ये बहुत कुछ तय करेगा आज, समझना इसको। तो मैंने वो किताब मंगवा ली और वो किताब मिल भी गई, और मैं ये कोशिश करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि आप उस किताब को भी मंगवा के पढ़ लो तो बढ़िया। इसको थोड़ा सा इधर कर लो, नीचे बैठे बैठे कर लो, बस बस। जब मैंने वो किताब मंगवाई और किताब को मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे कहानियां सुनानी थी अपने बेटे को। कहानी है उसमें 70, लेकिन 70 कहानियां नहीं, उसमें 70 कहानियों में जिंदगी है। तो जब मैंने उसकी एक एक कहानी को पढ़ा, क्योंकि मैंने ही नहीं सुनी थी ढंग से, वो मोटी मोटी कहीं से कोई सुन ली, कहीं से कोई सुन ली, क्योंकि पिछले 15, 20, 25 साल से एक कनेक्शन टूटा है कहानियों का, दादा दादी के पास बैठने का, नाना नानी के पास बैठने का। पढ़ाई ऐसी होगी हमारी, देसी तरीके से बात करना भूल गए। आज जितनी माएँ हैं थोड़ी पढ़ी लिखी, वो हाथ धोने की बजाय कहते हैं चल हैंड वॉश कर ले। तो ये जो मानसिकता बन गई, इसने काफ़ी परेशान करा। तो जब मैं उन कहानियों को पढ़ रहा था तो एक कहानी मैंने पढ़ी, और उस कहानी में एक छोटी सी बात है, वो मैं आपको बताता हूं, वो सबके लिए है। क्या हुआ, एक शेर है जंगल का और उसकी एक प्रजा है, उसकी पूरा शासन है, और दूसरी तरफ एक व्यापारी है। रात को सोते सोते उसको ध्यान आया कि भाई अपने शास्त्रों में एक बात बोली कि पाप का तो कमाना नहीं एक पैसा भी, और मेहनत का कमा लो चाहे अरबों रुपया, कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए हमारे वेदों में यह कहा कि गरीब नहीं होना, गरीब होना हमारी कर्महीनता की निशानी है कि हमने मेहनत नहीं करी। तो इसलिए कर्महीन नहीं होना, मेहनत करनी है।
तो उसने सुबह ही अपने 2-4 और साथियों को पकड़ा और बोले चलो जी व्यापार करने। तो उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई, बैल जोड़े, सामान भरा और चल पड़े। रात को एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो वहां पे आगे कहीं दलदली एरिया था, उसमें एक बैल का पांव धस गया और वो टूट गया। जब वो टूट गया तो चले कैसे, क्योंकि जिस बैल से आपके घर में काम हो रहा है उसके प्रति तो अपने बच्चे जैसा प्यार होता है, गाय हो, भैंस हो, कटड़ा कटड़ी जो भी जीव है। तो जब 2 दिन बीत गए और उसका पैर ठीक नहीं हुआ तो दूसरे साथियों ने बोला, पहली सीख जो कहानी बताती है, जब मैं अपने बेटे को इसको खुद पढ़ कर सुना रहा था तो ये सारी मैंने उसको उसके बाद वापस सुनी, तो उसने 3.5 साल के बच्चे और 3.5 से 4 साल के बच्चे ने वो कहानियां वैसी की वैसी सुना दी, 70 कहानी। हमें लगता है ये बच्चा ये, अरे इसको क्या बात करनी, बच्चा बुद्धि, अभी इसको कुछ नहीं पता। लेकिन आपको ये नहीं पता, जिसका मुंह बंद होता है, कान और दिमाग खुले होते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा जाता है, और जिसका मुंह खुल गया उसके कानों में और दिमाग में कभी कुछ नहीं जाता। तो उस बच्चे के पास शब्द नहीं है लेकिन कान और दिमाग उसके पूरे खुले हैं। तो जब दूसरे साथियों ने उनको बताया कि भाई देखो, एक नियति की बात है, नियति, अगर आपको ज्यादा नुकसान हो रहा हो थोड़े नुकसान के बदले, तो आपको थोड़ा नुकसान करके बड़े नुकसान से बचना चाहिए। यह बात ठीक है क्या? कल भी एक भाई पूछ रहे थे कि भाई इतना इतना लोन है, किस्त मेरी चल रही है और जमीन मेरी 50 लाख की है, लोन मेरा 25 लाख का है, अगर मैं किस्तें तोड़ूंगा तो वो मेरा ले जाएंगे सारा। कि मैंने उनको एक बात बताई, अगर हमने ग्राम सभा को नहीं बनाया तो वो ले जाएंगे, अगर हमने गांव को मजबूत नहीं किया तो ले जाएंगे। और करेंगे क्या, 50 लाख की जमीन को 15 से 20 में बेचेंगे और आपका नुकसान मोटा होगा। 2 काम हैं, या तो आप गांव में जाओ, ग्राम सभा करो, पूरे गांव को इकट्ठा करो, और फिर आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंकों ने फ्रॉड किया। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप अपने उस 50 लाख की जमीन को बेचो, 25 भरो, 25 से अपनी दूसरी जगह खरीदो, आपका कर्ज भी चुकता और नुकसान ज्यादा की बजाय थोड़ा। वो जो कहानी बता रही है कि भाई एक बैल अगर पड़ा है टूट के और यहां पे अगर शेरों का हमला हो जाए जंगल में तो वो सबको खाएगा फिर। तो एक बैल के नुकसान के लिए ये जो पूरा का पूरा दल चल रहा है, इसको दांव पे ना लगाओ। ये बात मैंने जल्दी जल्दी कहानी में बताई और आगे निकल गया मैं कहानी सुनाता हुआ। लेकिन जब मैंने वो कहानी दोबारा अपने बेटे से सुनी तो उसने वो सारी बातें उतनी समझ से बताई जितनी मुझे भी नहीं थी। अब मैं ये सोच रहा हूं, मैंने तो उसको एक बार कहानी सुनाई है, लेकिन एक बच्चा जिसने 5-6 दादाओं से सीखा होगा, वो बच्चा कहां मार खाएगा जिंदगी में? बताते रहे ना कि बात ठीक है कि गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरी कहानी सुनाता है। दूसरी कहानी में क्या, रात को एक एरिया में जंगल में बहुत सारा झुंड था कौओं का, कागों का, और बहुत पता नहीं क्या हुआ, हर दिन 5, 7, 10 कौवे मरे मिलते। आज 10 मरे मिले, कल 10-15 फिर मरे मिले, 10-15 तीसरे दिन। तो उन्होंने बैठक करी, वहां के जो सरपंच था या राजा था कौओं का, ये जो कौओं का राजा, उसने बैठक करी और अपने मंत्रियों को बुला लिया। मंत्रियों को बुलाया और बुला के पूछना शुरू किया कि भाई अपने राज्य में, अपने गांव में बड़ी आफत है, हर दिन हमारे लोग मर रहे हैं, तो बताओ क्या दिक्कत है, क्या करना चाहिए। तो ये जो कहानी है इसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। क्या था, जब मैंने ये कहानी पढ़ी और अपने बेटे को सुनाई तो क्या रिजल्ट आया, 6 आदमी बैठाए, राजा ने अपने 6 मंत्री बैठाए। पहला मंत्री कहता है
कि हमें ना ऐसी स्थिति में सीधा अटैक कर देना चाहिए दुश्मन पे। अच्छा ठीक है, एक अच्छा भाई तू बता। बोला जी अटैक करने से नहीं पता होता, क्या पता सामने वाला कितना ताकतवर हो। हम जाएं, उठे, बीड़े और मारे जाए, क्योंकि हमें ताकत का तो पता नहीं। मेरी बात समझ आ रही है ना? और देखो कितनी कमाल की बात कही। पहले वाले ने जोश दिला दिया, अटैक कर दो, देखा जाएगा, क्योंकि हर दिन मरने से अच्छा एक दिन मर जाओ। पीछे पंखे के पास भी जगह, अगर आप पीछे सरक जाओ तो ये आगे वाले बैठ जाएंगे। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ अंदर सारी माताएं। देखो बीच से निकलने से अच्छा है जो पीछे बैठी है वो पीछे सरक जाओ, आगे जगह बन जाएगी। आप थोड़े थोड़े इधर इधर सरक, जो आपके पास जगह है ना, थोड़े थोड़े हो जाओ इधर, थोड़े थोड़े। ज्यादा लंबा सेशन नहीं है आज का, थोड़ी देर का ही है, तो आप थोड़े इधर हो जाओगे तो जगह इधर बन जाएगी। अगर इधर क्रांति है तो इधर क्रांति की मां है, तो इनको ज्यादा जगह चाहिए। देखो एक मिनट ध्यान देंगे, हाँ कर लो व्यवस्था और ध्यान दें इधर। क्या कहा उसने? पहले ने जोश दे दिया कि हर दिन मरने से अच्छा एक दिन मर जाएंगे, अटैक करो। दूसरे ने बोला अगर सामने वाला कितना ज्यादा ताकतवर आपको पता ही नहीं तो फालतू में जान गंवाने से क्या फायदा। तीसरा बोला अरे एक काम करो, संधि कर लो, मित्रता कर लो। चौथे ने कहा मित्रता कर लो और मित्रता करके छुरी घोंप दो, यह भी नीति है। पांचवें ने कहा इन सारी बातों में मुझे एक समस्या लगी, ये सारी बातें तो ठीक है लेकिन भिड़े किसके साथ, क्योंकि पता ही नहीं। इन सारों ने नीति की बात कही लेकिन दुश्मन का पता ही नहीं कौन है और कहां है, लड़ोगे किसके साथ। हमारे साथ जो ये लोन वाली समस्या है, हमें ये नहीं पता कि बैंक हमारा दुश्मन है या बैंक का बाप कोई और है। हमें तो यही नहीं पता कि दुश्मन कौन है। तो जब तक हम यहां 3 दिन तक चिल्लाते हैं केवल इस बात को बताने के लिए कि आप जानिए कि आपका दुश्मन कौन है, और दुश्मन का पता चलते ही लड़ाई तो जीत लेंगे, क्या दिक्कत है। तो पांचों ने जब बता दिया तो छठा सबसे बूढ़ा व्यक्ति, सबसे बूढ़ा कौवा वो उठा और राजा ने बोला बुजुर्ग आप हम में सबसे मेरे से भी ज्यादा अनुभवी हैं, आप बताओ क्या करें। तो उन्होंने बताया देखो पहले वाले ने भी नीति की बात कही, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, पांचवें ने भी। देखो अगर आप बात करोगे ना तो मतलब गणा मजे वाली बात निकल जाएगी और ध्यान नहीं आएगी आपके। ये पांचों राजनीति के बड़े योद्धा हैं, लेकिन यहां मेरा एक अनुभव कहता है कि यहां जब दुश्मन का नहीं पता तो ये पांचों नीतियां काम नहीं करेंगी। तो फिर वो कहते कि आप बताओ, बोले फिर मैं बताता हूं, यहां काम करेगा छल। जब अपना बच्चा, जब अपनी पीढ़ी, जब अपना परिवार, जब अपना समाज, जब अपना कुटुंब और जब अपना गांव और देश समस्या में हो तो फिर बेशक छल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात वो कहानी बता रही है और वो बूढ़ा कौवा बता रहा है। क्या बताया उसने? देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बात मुझे 2 साल में पता चलनी चाहिए थी मेरे बुजुर्गों से, वो कनेक्शन टूटने से वो बात मुझे 35 साल में पता चली। तो मैंने 33 साल में कितना नुकसान करा, कौन भरेगा इसका अर्जाना। और ये बात इन सबको जानकारी होनी चाहिए कि वो कहानियां सिखाती क्या थी। तो उस बुजुर्ग ने कहा छल करेंगे, तो फिर उसने राजा ने बोला कि छल करेंगे तो कैसे, कौन सी राजनीति, कौन सा छल। बोला अच्छा रुको, आप पांचों उठो और जाओ। 5 भेज दिए, अब बच गया राजा
और वो बुजुर्ग। मेरी बात समझ आ रही है ना सबको? ऐसा तो नहीं किया मतलब सीधे दीवार से टकरा के ऐसे जा रही हो, आ रही है ना? हाँ। तो बूढ़े ने देखो क्या बताया, कमाल करा। बूढ़े ने बताया कि देखो महाराज, आप कहीं से थोड़ा खून मंगवा लो। मंगवा लिया, राजा था। अब मैं आपको गंदा गंदा बोलूंगा, गालियां बकूंगा, तो सामने बराबर में बैठी पूरी प्रजा को और अपने सभासदों को यह लगेगा कि राजा के साथ इस मंत्री का झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जब छल किया जाता है या कोई योजना बनाई जाती है तो उसका केवल 2 लोगों से ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा में फैल गई तो वो लीक हो जाएगी। तो इसलिए उसने सभी को भेज दिया और 2 लोगों को बैठाया, खुद और एक और राजा। उसने खून मंगवा लिया और झगड़ा करना शुरू किया। दूसरों को लगा कि राजा के साथ झगड़ा हो गया, तो सारे मारने काटने आए उसको। तो राजा ने बोला चुप, तुम बैठो, लेकिन इसको तोड़ो। उसको पिटवा दिया, लेकिन इतना पिटवाया कि थोड़ा हल्का सा, और उस बाद में जैसे ही उनको भेजा उसके ऊपर खून छिड़क दिया, और जो खून मंगवा रखा था। और बोल दिया उस बुजुर्ग ने कि जब मैं यहां मेरे ऊपर खून फेंकोगे तो आप अपने इस पूरे गांव को लेके और किसी दूसरे पर्वत की चोटी पे दौड़ जाना। ठीक है जी, ये तो बड़ा बढ़िया करा। वो उसको डाल के खून लगा के और अपने सारे कुनबे को लेकर उड़ गए। रात हो गई और रात के वही समय था मतलब कुछ दुश्मनों के आने का। अब वो दुश्मन आए और वो देख रहे तो गांव चला गया। भाई गांव चला गया तो उनके तो डेली का रोटी पानी का हो रहा था, क्योंकि कौवे मारने थे, खाने थे और मौज करनी थी। और वो गांव चला गया तो भूखे मरने की नौबत आ गई। तो वो बात कर रहे आपस में, ये तो सत्यानाश हो गया, अब कैसे बात बनेगी, यहां तो उजड़ गया सब। तो फिर वो जो कौवा पड़ा था बूढ़ा, वो कर रहा से ओह मर गया ऐसे करके। अब उसको क्या करना था, मर गया कहां, उसको तो अपनी आवाज उन तक पहुंचानी थी। तो जैसे उसने मर गया कहा, वो आगे बोले तू कौन है? बोला जी भाई मैं तो ये कह रहा था, क्योंकि वो पहचान गया कौन आए हैं। तो वो जो उनके दुश्मन थे वो उल्लू निकले, और रात को आते कौवे सोते मिलते, उनको खाते और उड़ जाते। सुबह सारे कौवे जागते तो पता ही नहीं चलता कि कौन मार के चला गया, क्योंकि उल्लू रात को जागते हैं और कौवे रात को सोते हैं। तो उसको पहला पॉइंट देखो कितना कमाल था। वो कहानी क्या बता रही है, दुश्मन को खोज लो। तो उस बूढ़े कौवे ने खोज लिया कि नहीं? दुश्मन खोज लिया कि उल्लू है। अब पहला पॉइंट उसका क्लियर कि लड़ना किसके साथ है ये खोज लो। मैं आपको ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब हम जिंदगी जी रहे हैं तो ये पड़ाव हर दिन के हैं जीवन में। तो चलो पहला नंबर पूरा, दुश्मन का पता चल गया। अब वो बोला कि भाई मैं तो ये कह रहा था कि उल्लुओं की ताकत बहुत ज्यादा है, उनसे पंगा मत लो और जैसा हो रहा है होने दो। लेकिन वो मेरी माने नहीं, और वो ये कह के कि तुम तो कौओं के गद्दार हो और तुम उल्लुओं के पास ही पड़े रहो, और वो मेरी ये हालत करके चले गए। तो फिर वो उल्लुओं में से जो आए थे वो बोले कि भाई यार ये तो अपना साथी है, इसको तो ले चलो, इसका तो ट्रीटमेंट करवाओ, तो इसको चोट लगी पड़ी है, ठीक करवाओ इसको। तो उनमें से चर्चा चल पड़ी, सारे सहमत हो गए। अब उल्लुओं में भी एक बूढ़ा निकल के आया, बोलो भाई सुनो ध्यान से, दुश्मन का आदमी कितना ही अच्छा हो अपना नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब वो बाकी मानने ही नहीं, मेरे को पागल है क्या, ये हमारे लिए तो मरा पड़ा, तू कह रहे तू अपना नहीं होता। बोला मान लो नीतियां कहती हैं कि दुश्मन का आदमी कितना ही अच्छी बात कर रहा हो, कितना मीठा हो, वो अपना नहीं होता। मानने ही नहीं उसकी बात, और लेके उसको उठा के और अपने दुर्ग में पहुंच गए, नहीं अपने एरिया में। और उन्होंने बना रखा था पूरा, दुर्ग बोलते ना यहां पे तो किला। और जब वो घुसने लगे तो बोले कि आपको क्या किया जाए। अब बूढ़ा तो कौवा तो अपने पूरे तय में था जो उसकी योजना थी। बोले देखो ये जो आपका बुजुर्ग है ना उल्लुओं का, ये बहुत सियानी बात कह रहा है, मैं आपका दुश्मन हूं, मुझे अपने घर में मत रखो। अब यहां से दोनों बात हो गई, एक तो अपनी बात भी कह गया
और दूसरी उसको और ठंडा कर गया कि भाई अपनी अपनी ही बात कह के, और सामने वाला चुप हो गया। क्योंकि वो उल्लू फिर सोचेंगे यार ये तो इतनी कमाल की बात कर रहा है, खुद को मारने की बात कर रहा है, तो बड़ा गजब का आदमी है। तो वो क्या कह रहा है, अपने अंदर मेरे को मत लेके जाओ, मुझे मार दो यहीं, क्योंकि मैं आपका दुश्मन हूं और तुम्हारा बुजुर्ग ठीक कह रहा है। तो अपनी मजबूती और कर ली। तो ये भी नीति है। तो ये नीति आगे बोले कि आपको कहां रखा जाए हमारे दुर्ग में। बोले देखो मैं दुश्मन हूं, मुझे अपने दुर्ग का पता मत बताओ, अंदर खाने क्या करते हो ये मत बताओ आप। ये आपके लिए भी है। आपके घर में अच्छाई है, आपके घर में बुराई है, आपके घर में लड़ाई है, आपके घर में झगड़ा है, आपके घर में मनमुटाव है। दूसरे घर को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दूसरा घर तो आपको तोड़ने की तरफ जाएगा। कितनी गजब की बात है। व्यक्ति से लेके, परिवार से लेके राष्ट्र देश को बचाने की बात कर रहा है वो बुढ़ा। तो उसने कहा मुझे एक काम करो, आपके दुर्ग के दरवाजे पे डाल दो, जो घर है आपका आप मुझे दरवाजे पे रख दो, और मेरे लिए यहां पे देख लेना जो बने। तो उन्होंने तो उसके लिए बढ़िया बढ़िया, जहां से भी कोई जीव मिलता, मांस मिलता, उसको लाके देते। कौवा तो पहले ही मजबूत था, चोट तो लगी नहीं थी। अब वो तो बैठा बैठा हो बेटे एकदम उल्लुओं से भी तगड़ा होता गया। और जब उल्लुओं से तगड़ा हो गया और उनको पूछ लिया कि मैं अपना यहाँ पे घर बना लूँ, घर मतलब घोंसला बना लूँ, उन्होंने बोल दिया हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो उसने क्या करा, ढेर लगा दिया लकड़ियों का और अपना घोंसला बना लिया। और एक दिन वो बुजुर्ग उल्लू जो ये कह रहा था कि दुश्मन को मत बख्शो, एक दिन वो दरवाजे पे आके और कौवे की तरफ देखते हुए कह के अपने परिवार को लेके निकल गया। ये कह के निकला कि जिस राज्य में दुश्मन को पनाह मिलती है वो खत्म हो जाया करते हैं। और वो चला गया। और कौवा खुश, बोला एक ही काम का आदमी था जो मेरे छल को खत्म कर सकता था, और वो ही राज्य से चला गया। अब मेरे काम को रोकने वाला कोई नहीं। जो नीति निपुण था, नीतिज्ञ था, वो तो आज चला गया। अब बचे ये मूर्ख, अब मैं अपना काम पूरा करूंगा। एक दिन रात को सारा उल्लुओं का दुर्ग शांत, उल्लू सो गए, और अब कौवा उड़ा और अपने वहां पहुंच गया जहां अपने गांव को भेजा था। और वहां राजा से मिलके अपने चतुर लोग बुलाए, चतुर कौवे बुलाए जो तेज थे, उड़ान जिनको आती थी बरनी, तेज तरार उड़ान। और बोला कि जल्दी बैठो। सब पूछने लगे कहां थे, क्या थे, कब कहां रहे, कैसे रहे। बोला जब समस्या खत्म नहीं हुई ना, फालतू का समय बर्बाद नहीं करते। तो ये भी नीति की बात है। जब समस्या खत्म, जब तक समस्या है तब तक टाइम पास मत करो। तो क्या करो, काम पे लगे रहो। जब जीत जाएंगे फिर आराम से बैठेंगे। बोला जी ठीक है। तो बोला योजना क्या है, आप उड़िए, जहां जहां आपको जलती लकड़ी मिले वहां से आप उठाइए और मेरे पीछे पीछे आइए। सभी ने जलती अंगारी पकड़ी, तिनका पकड़ा और पीछे पीछे जाके, और उल्लुओं के दुर्ग के बाहर जो वो लकड़ियों का ढेर था, जो घोंसला बनवाया था, बोला इसमें डाल दो। और डालते ही थोड़ी ही देर में पूरे उल्लुओं का दुर्ग ऐसे जल गया जैसे कुम्हार की भट्ठी में मटके जलते हैं। यानी दरवाजे पे निकलने की जगह थी, उसी पे आग लग गई, निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसको बोलते हैं नीतियां। और जब मैंने इस कहानी को सुना के बाद में अपने बेटे को यह पूछा कि इसमें क्या था, इस कहानी में कमाल की बात यह थी, उसने और कुछ नहीं सुनाया। उसने केवल एक बात कही, पिताजी जब दुश्मन के साथ लड़ाई हो ना, तो एक बात तो ये कि दोस्ती कर लो, एक बात ये मार दो सीधा, तीसरी बात ये दोस्ती करके छल कर दो। मतलब उन्हें सारे पॉइंट गिनवा दिए। वो 3.5 साल का बच्चा, और हम बच्चे को बच्चा समझ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की इस परंपरा के टूटने से हमारे बच्चे कितने बर्बाद हुए, मैं अपने बच्चे की उस बात को सोचता रहता हूं कि हमने कितना तबाह कर दिया अपने बच्चों को। जो बच्चे बचपन से ही तूफानी पैदा होने चाहिए थे, वो हम नौकर बना दिए, और वो चपड़ासी पद पे भी नहीं जा पाते। जो बच्चे नीति निपुण होने चाहिए थे, वो चपड़ासी तक रह गए। बात समझ आई क्या? लगी नहीं कि कुछ काम की थी।
तो मैं ये कह रहा हूं, जो वो दादी नानियों की कहानियां थी, सासू बहू के झगड़े छोड़ के और उन बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू करना आपको। और जिस दिन वो कहानियां सुनाना शुरू करेंगे तो वो बच्चे फिर आपकी समझना शुरू करेंगे। और अब इतनी गजब की आदत पड़ी है बेटे को कि अब वो शाम को ये कहता है, पिताजी कहानी सुना दो तो मुझे अच्छी नींद आएगी। इतनी लगन है उसको कहानियों की, क्योंकि उसको कहानियों में से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बात ये है, बच्चों की तो ये जरूरत है, आज हमें दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। और दुश्मन पहचानेगा कौन? बूढ़ा। कौन बूढ़ा? ज्ञान वृद्ध। ऐसे उम्र का बूढ़ा नहीं कि जिसने ऐसे ही काट दियो ना। कई तरीके के वृद्ध होते हैं, वयोवृद्ध, उम्र का वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, ज्ञान का वृद्ध, ज्ञान का बूढ़ा। चाहे उम्र 30 साल है लेकिन अगर उसको जानकारी है, उसको ज्ञान है, तो वो ज्ञान वृद्ध है। तो ऐसे बुजुर्गों की हमें जरूरत है जिनको ज्ञान हो, और वो ज्ञान हमें दोबारा से निकालना पड़ेगा। अब ये जानकारी जो मैं अब आपको दे रहा हूं, इसको आप समझना। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था मोटा मोटा, अब मैं इसको आपको पढ़ के ही सुनाऊंगा कि आपकी ताकत क्या है। और जो आप अपने अपने हाथ में कागज लेके आए हैं, इनकी बजाय आपको केवल एक काम करना है। अगर आपने लिखना आता है तो आपको साइन करने हैं, और अगर आपको लिखना नहीं आता तो अंगूठा लगाना है। लेकिन ये कितना काम है, जब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो समझना इसको। आप बता दूं हम क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, ये है ग्राम सभा का घोषणा पत्र। मतलब हम घोषणा करते हैं, ये मेरी ताकत है। और फिर हम ये भी जान लेंगे कि ग्राम सभा है क्या। ठीक है, विषय है हमारी सभा का, बिना आधार के बैंकों द्वारा हवा में छापे हुए पैसे के बदले गांव की संपत्ति पर कब्जा करने को गैर संवैधानिक घोषित करते हैं। ठीक है, ये गैर कानूनी है। ग्राम सभा मुकलावा ने बैंकों द्वारा छापे गए अवैध असंवैधानिक रुपए और कर्ज को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई। ग्राम सभा की अध्यक्षता में जो भी कोई भी जो अध्यक्ष बनना चाहेगा, भी मैं अध्यक्षता कर लूंगा, उनके अध्यक्षता में की, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। अब क्या निर्णय है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पहले हम जानेंगे कि ग्राम सभा की ताकत क्या है। ग्राम सभा एक सनातन व्यवस्था है। यह गांव के साथ अस्तित्व में आती है। कोई भी गांव बसता है उसी दिन ग्राम सभा अस्तित्व में आती है और रहती है। यह कभी भंग और स्थगित नहीं होती। एक एक बात को ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि 5 साल पंचायत के हुए और पंचायत स्थगित होगी जब तक अगला चुनाव आता है ना। जब गांव बन गया तो ग्राम सभा बन गई, अब वो कभी भी खत्म नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, ग्राम का हर वयस्क ग्राम सभा का सदस्य है। कोई भी 18 साल से ऊपर का बच्चा, नौजवान, उसका सदस्य है। उसकी सदस्यता जन्मगत है। मतलब अगर वो गांव में पैदा हो गया तो वो उसका सदस्य बन ही जाएगा 18 साल होते ही। जो किसी भी राष्ट्र, धर्म, जाति, समुदाय, संविधान, कानून और पंजीकरण से पूर्व और मुक्त है। समझ गए जी? तीसरा पॉइंट, ग्राम सभा की सदस्यता ही आपकी नागरिकता है। ऐसा नहीं कि आपने कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और फिर बताया जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं। आप जिस गांव में पैदा हो गए, पहले क्या करते थे, तू भाई कौन से गांव का है, कि मैं उस गांव का हूं, चल सरपंच से लिखवा के दे दे, और हम लिखवा के दे देते थे, हो जाती थी। यानी मेरे गांव का व्यक्ति ही मुझे बताएगा कि हाँ ये मेरे गांव का है और इतना काफी है। मुझे फालतू की किसी कागज और कार्ड की बनाने की जरूरत नहीं है। ग्राम सभा की सदस्यता ही नागरिकता है। ग्राम के समूह से ही तहसील, राज्य और देश बनते हैं। एक गांव बनेगा हमसे, बहुत सारे गांव बन जाएंगे तो तहसील, कई सारी तहसील होंगी तो जिला, कई सारे जिले होंगे तो राज्य, और कई सारे राज्य होंगे तो देश। सभी
संघ हैं, यानी समूह है। ग्राम प्राथमिक प्रशासनिक संघ है, सबसे छोटी इकाई न्याय की, जो हम गांव में करते थे, पंचायत व्यवस्था करके गांव के लोग इकट्ठा होकर न्याय करते थे, वो हमारी सबसे पहली व्यवस्था है। आज हम उसी पंचायत में बैठे हैं कि गांव में एक परेशानी आई है, उस परेशानी ने पूरे गांव की संपत्ति को बैंकों के पास नीलाम करने की हालत पैदा कर दी है। इस समस्या से आज हम ग्राम सभा में, इस पंचायत में बैठ के निर्णय लेंगे। ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं? ठीक है। ग्राम सभा प्रतिनिधि समिति सदस्य की नियुक्ति होती है, न कि चुनाव। हम चुनेंगे। ठीक है जी, आप माता जी खड़े हो जाओ, आप कोई बहन जी खड़े हो जाओ, आज के सदस्य अध्यक्ष आप हो, तो आज की सभा के आप अध्यक्ष हो गए, फिर से कोई सभा करेंगे तो कोई और अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये नियुक्ति होती है, मतलब हम बताते हैं कि जी आप सर्वसम्मति से खड़े हो जाओ। चुनाव नहीं होता कि हम वोट करेंगे और ये करेंगे, ना जी ना, वो अपना काम ही नहीं। जो किसी वोटर कार्ड, ईवीएम, बैलेट पेपर, चुनाव आयुक्त अधिकारी पार्टी चिन्ह से मुक्त है। अच्छा, अगर हम यहां किसी को बना के अध्यक्ष बना दें तो क्या कोई पार्टी है? यहां पे कोई चिन्ह है, कोई चुनाव है? कुछ नहीं। ये हमारे समाज की अपनी समझ, अपना समन्वय, अपने लाड प्यार का परिणाम है। हम अपने कर रहे हैं, आज एक, फिर दूसरा, कोई तीसरा, ऐसे करते रहेंगे, समाज चलता रहेगा। ग्राम का समस्त जल, जंगल, जमीन, जानवर मेरे गांव की संपत्ति है। ये मंदिर अगर गांव में है तो यहां पे कोई आए कोई जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये संपत्ति गांव की है, जिसका निर्णय, नियंत्रण, जवाबदारी केवल और केवल ग्राम सभा की है। अगर गांव में चोरियां होंगी, अगर गांव में नशा फैलेगा, अगर गांव में कुछ और कांड होंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्राम सभा। और ग्राम सभा में कौन? 18 साल के ऊपर का हर समझदार व्यक्ति। तो इसका मतलब अगर कुछ गलती होती है तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है वो आपको देखना है, क्योंकि आप भी गांव के ग्राम सभा के उतने ही सक्रिय सदस्य हो। जब मैं ये पढ़ रहा हूं तो आपको ये समझ लेना है कि मैं हर एक को बता रहा हूं कि आपके अंदर इतनी मजबूती है, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, हर एक की ताकत है। ये गांव, ग्राम सभा का मतलब पूरे गांव की ताकत साझी, अलग अलग नहीं। और जब ये गांव इकट्ठा होकर बोलेगा कि बैंक वालों तुम हमारे सवालों के जवाब दो, और अगर वो नहीं देते तो हमसे उनका एक भी पैसा देना नहीं बनता। होगी ना कर्ज मुक्ति? बोल दो एक बार, हो जाएगी ना? हाँ। मैं एक छोटी सी बात बीच में बता दूं। रामायण में जब हम पढ़ते हैं तो राम और लक्ष्मण जी जब वनवास में थे और सीता जी रावण के पास थी, तो वहां के बहुत सारे लोगों ने, जो राजा मिले काद, उन्होंने बोला कि हम आपकी अपनी सेना दे दें आपको। बोले ना, मुझे सेना नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो लक्ष्मण को बताया यहां पे हम ट्रेनिंग सेंटर चलाएंगे। क्या? एक लुहार के पास गए, भाई दिन में तेरे पास कितना टाइम है? अजी 1 घंटा, बस तू 1 घंटा आ जाना। कुमार के पास, तेरे पास कितना टाइम है? मेरे पास 2 घंटे, तू 1-2 घंटे आ जाना। यानी पूरे समाज से थोड़ा थोड़ा करके पूरे समाज को ट्रेन कर दिया। और पूरे समाज को जब खड़ा कर दिया, फिर कौन दुश्मन रह सकता है? आज हमें वही करना है। आज हमें अपने बच्चे से लेके, अपने समाज से लेके, अपने घर की व्यवस्था से लेके, अपनी मान मर्यादा से लेके सब कुछ बदलना है, सब कुछ। नहीं तो बच्चे बचने वाले हैं नहीं, और उसकी ताकत ग्राम सभा है। अगला पॉइंट है गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, सुरक्षा, प्रतिनिधि का चुनाव और उसका निर्णय और जिम्मेदारी गांव सभा की है, ग्राम सभा की है। किस किस की? हर बच्चे की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, न्याय की, धर्म की, सुरक्षा की, प्रतिनिधित्व, चुनाव का निर्णय और जिम्मेदारी ग्राम सभा की है। गांव के सभी सामूहिक विषय निशुल्क हैं। अच्छा, गांव में अगर पंचायती आ जाए पैसे लेवेंगे?
न्याय करने के पैसे लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो ये हमारा निःशुल्क है सब। अगर गांव में कोई स्वास्थ्य हो कैंप लगेगा तो वो फ्री लगता है, गांव में शिक्षा होगी तो वो फ्री होगी। तो जितने भी ये सारी बातें बताई गांव में सारी निःशुल्क होती हैं। अच्छा मान के चलो आपके सारे ये काम निःशुल्क होने लग जाएं तो आपके कितने खर्चे खत्म हो गए? सारे ही हो गए। तो फिर बचा क्या? फिर आराम से जिएंगे मस्त। और यही करना है अपने को। हम क्यों फालतू का इतना सारा वजन यहां ढो रहे हैं जो सारी चीज गांव में मुफ्त हो सकती हैं? निःशुल्क है, इनका व्यापारीकरण पर पाबंदी है। कोई गांव में ये कहे कि मैं शिक्षा पे पैसा लूंगा तो ये गलत है। गांव में सब निःशुल्क होगा। इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ ग्राम का है। इनका वहन, निर्वहन, संचालन, नियंत्रण और निर्णय ग्राम सभा करती है। और ग्राम सभा जब मैं बोल रहा हूं तो आप जैसे ही ग्राम सभा का नाम सुनो तो ये समझना आना कि मैं मतलब आप, गांव में रहने वाला हर व्यक्ति। ग्राम सभा का निर्णय सर्वसम्मति से सामूहिक है, इसलिए ग्राम सभा का निर्णय पूरे ग्राम का निर्णय है। और ग्राम, तालुका यानी तहसील, राज्य, देश के चयन, चुनाव, निर्णय में ग्राम सभा का निर्णय होगा, न कि ग्राम सभा के अलग अलग सदस्य का। अगर यहां से उठ के कोई बाहर जाके ये बोल दे कि मेरा निर्णय नहीं है तो इसका मतलब ये है आप सभा में नहीं हो, क्योंकि आप अकेले हो। सभा कब है? जब पूरा गांव साथ है। तो अकेले का काम नहीं चलता किसी का भी, कोई बदल जाए तो वो अलग हो जाए। व्यक्ति का निर्णय, मत, निर्णय घर परिवार के भीतर है। ग्राम संघ इत्यादि का निर्णय और मत सामूहिक है, यानी इकट्ठे होके होंगे। अच्छा किसी को ऐसा भी है कोई जिसको हिंदी की ये बातें समझ ना आ रही हो? कोई एक आध? सबको आ रही है समझ? ओ जीत गए फिर तुम। अगला पॉइंट है, सभी बैंकों ने 210 लाख करोड़ रुपए का कर्जा सरकार को दे रखा है और 243 लाख करोड़ का कर्जा लोगों को दे रखा है। कुल मिलाकर 453 लाख करोड़ का कर्जा बनता है। जबकि भारत में देखिए, भारत में कुल 34 लाख करोड़ की मुद्रा है, नोट हैं। इसका मतलब है कि 34 लाख करोड़ की करेंसी से 453 लाख करोड़ का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह कर्ज का पैसा चोरी से और हवा में बनाया गया है। असल में यह कर्जा है ही नहीं। ठीक है जी। जब हम बैंक, फाइनेंस कंपनी, रिजर्व बैंक और भारत सरकार से यह प्रश्न पूछते हैं तो उनके पास निम्नलिखित प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, इसलिए हम इसको गैर संवैधानिक घोषित करते हैं। मतलब आप ये नहीं कह रहे कि आप बता दो ना, हम तो कह रहे हैं कि यह संवैधानिक है। और आगे पॉइंट ये है कि निम्नलिखित सवाल कौन कौन से हैं। देखो, अगर आपके कागज लेके आवेदन लगा देंगे और आप उसको बैंक में भेज दोगे या सरकार में भेज दोगे तो आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि उस कागज में हमने लिखा क्या था। जबकि मैं ये कह रहा हूं, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हर एक को समझ आ जानी चाहिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, तभी बात बनेगी। अब मान के चलो यहां कोई पत्रकार आ जाए और किसी के मुंह के सामने ये लगा दे कि आप क्यों बैठे हो। अगर आपको पूरी बात का पता होगा ना तो मेरी जरूरत नहीं है फिर आप अपने आप ही कर लोगे काम, मैं कहीं और देखूंगा। तो हर एक आदमी योद्धा होना चाहिए समाज का। हमारी तैयारी ये है। और अब जो लड़ाई है वो लड़ाई तलवार की, भाले की, चाकू छुरी की, तीर की नहीं है। अब लड़ाई दिमाग की है। तो दिमाग की लड़ाई में हर किसी का ज्ञान बढ़ना चाहिए। जो मैं आपको अपनी ताकत बता रहा हूं कि आपकी ग्राम सभा की ताकत कितनी है, तो ये बौद्धिक लड़ाई है, बुद्धि की। तो आपको बुद्धि की ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी ताकि आप दूसरों को समझा पाओ। ठीक है जी, सहमत हो? बताओ। ठीक है। तो हमने जो सवाल पूछे हैं
समझना इसको, हमने जो सवाल पूछे हैं वो क्या हैं, इसको समझना एक बार। इस पे चर्चा नहीं हुई ना, रुपए पे नहीं हुई ना? हाँ, जो सवाल है उसको समझना आप। ये आप लोगों ने देखा होगा 1 रुपया कागज का, देखा है ना? ये भी देखा होगा जो आजकल चलता है लोहे का। ये है 80 साल पुराना 1944 का चांदी का रुपया भारत सरकार का। उस टाइम अंग्रेजों की सरकार थी लेकिन भारत सरकार थी। 80 साल पुराना, इसमें आधी चांदी है और आधी मिलावट है। एक ये रुपया है 150 साल पुराना 1877 का, इसमें 90% चांदी है, बाकी मिलावट है, लेकिन इसको शुद्ध रुपया बोलते हैं। और ये चारों ही रुपए हैं। देखो जी, एक भी व्यक्ति कमजोर ना रह जाए, हमारा प्रयास ये है। तो एक मैं छोटी सी बात याद आ गई। अच्छा, 10 लड़के हैं, उसमें 10 साल का, 20 का, 50 का, सारी उम्र के 10-15 लोग हैं। उनको मैंने बोला कि आप गोल चक्कर बनाओ और एक दूसरे की बाजुओं में बाजू डाल लो, समझ गए? और ये मैं चेक करूंगा कि आपकी जो ये आपका जो ये चक्कर बनेगा ये कितना मजबूत होगा। कर सकते हैं चेक? तो कैसे करेंगे? एक मिनट मेरी तरफ ध्यान दो। कैसे करेंगे चेक? उन्होंने सबने हाथ में हाथ डाल लिया और बोलेंगे जोर लगाओ, अपनी तरफ खींचो एक दूसरे को। अच्छा, कितनी ताकत है उस चक्कर की? उस पूरे चक्कर की ताकत कितनी है? नहीं पता। उस पूरे चक्कर की ताकत उतनी है जितनी उस चक्कर में जुड़े हुए लोगों में सबसे कमजोर आदमी की ताकत है। अब एक बच्चा है छोटा सा, अब उसका तो हाथ खुल जाएगा तो कड़ी टूट गई। तो इसका मतलब उस चक्कर की ताकत कितनी? उस बच्चे जितनी। बाकी चाहे उसमें कितने सारे पहलवान जुड़े हों, चक्कर तो टूट गया ना, बेशक पहलवानों का हो। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, ये जो हम चक्कर बना रहे हैं, इन सब की ताकत कितनी होगी? इन सब की ताकत उतनी होगी जितनी जानकारी हमने यहां दी, उसमें से ज्यादा आपने ले ली तो बात बनेगी। इसलिए मैं ये बात शुरू कर रहा हूं। तो अपने चक्कर को मजबूत करना है। अगर कोई कमजोर भी है तो उसको सहारा देना है। किसी की जानकारी कम है तो उसकी जानकारी मजबूत करो। तो क्या हुआ? एक तो ये पॉइंट। दूसरा, ये नोट देखा होगा आपने, ये 2 का नोट, ये मतलब ये कागज देखा 2 का, जिसको 2 रुपए बोलते हैं। ये भी देखा होगा 500 का, 500 रुपए है ना ये। अच्छा, कल वीडियो में जब हम बात कर रहे थे तो एक सवाल आया था, बड़ा जरूरी था वो। जो 1 रुपए का जो ये कागज है, 1 रुपया जो है, इस पे लिखा हुआ है भारत सरकार। और इसको छोड़ के जितने भी नोट हैं 2 से 2000 तक के, उस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक। और उसके नीचे लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार द्वारा गारंटी। किस चीज की? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी 500 रुपए की गारंटी। ये नोट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं रुपया नहीं, मैं पर्ची हूं, मैं गारंटी हूं। तो ये कागज बता रहा है भाई ये रुपया नहीं है, मैं रुपया नहीं हूं। तो भी लोग नहीं समझ रहे। आज हमें समझना है। तो हमने एक वकील के पास गया, मैं करनाल में। तो जब मैंने एक वकील जिसने 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए,
सारे नौजवान सुनना भाई, ये सारा परिवार बैठा है। मैंने वकील को पूछा, भाई साहब आपके पास संविधान है? बोला हाँ। फट से निकाली किताब मूल संविधान की। अच्छा, इसमें मुझे यह बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट कहां है? हैरानी की बात है, पूरे संविधान में भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का शब्द ही नहीं। और गारंटी किसने दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो है भी नहीं। ये तो वैसे हो गया कि भाई ये बाहर गए थे और सामान ले लिया, पैसे कम पड़ गए। जब कम पड़ गए दुकानदार को बोल दिया मेरा वो गांव है, मैं दोबारा से आते जाते ले लूंगा। अब वो लेके सामान उड़ गया। ओ भाई गांव आया, पूछता पूछता गांव है ही नहीं ऐसे नाम का। ले किससे लेगा? अब ये जो नोट है जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत में है ही नहीं। है क्या? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 3 ही है, इसके अलावा शब्द ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फर्जी है। उसने अगर कागज दे रखा है तो वो कागज भी, तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं पर्ची हूं, मैं रुपया नहीं हूं। फिर हमें पता चला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है बैंक किसके? आरबीआई के। आरबीआई किसका? बैंक ऑफ इंग्लैंड का। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के मालिक हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये जो कागज चलता है ये भारत से नहीं चलता, ये चलता है इंग्लैंड से। तो अगर ये मेरा नोट इंग्लैंड से चलता है तो हम आजाद हुए क्या? तो आज भी आजाद नहीं है। और हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो आजाद हैं। तो यहां से एक बड़ी बीमारी निकल के आई समाज की कि रुपए में ही घालमेल है। एक तो बात ये जो सबको एक एक को समझना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी क्या है मैं आपको अभी ये पूरा होते ही बताऊंगा। हम जब इन चारों रुपयों को लेके, जो चांदी का, आधी चांदी का, कागज का, लोहे का, इसको लेके बैंक में गए, सोचना इन पे पूरा गहराई से। जब बैंक में लेके गए तो बैंक वाले ने 4 रुपए जमा कर दिए, मतलब चांदी का भी 1 रुपया और कागज का भी 1 रुपया। लेकिन जब मैं चांदी का रुपया लेने सुनार के पास गया, ये चांदी का रुपया लेने सुनार के पास गया, ऐसे ऐसे सुनार ने मेरे से 900 लिए। समझ रहे हो? ये चांदी का रुपया ऐसे ऐसे 900 रुपए में आया। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझना इसको। सुनार तो इस रुपए को 900 गुना महंगा और इस रुपए को 900 गुना सस्ता कह रहा है। और बैंक इसको कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। हमने बैंक वालों को कह दिया भाई तेरी नजर में अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक काम कर, ये कागज का रख ले और चांदी का दे दे। ठीक थी क्या बात? जब वो ये कह रहा है कि दोनों बराबर हैं तो फिर ठीक है, ये कागज का रख, चांदी का दे दे। वो मानना ही नहीं। और एक और सुनो, मैंने बहुत सारे ताऊ और दादा और बुजुर्गों से बात करी तो उन्होंने पता है कभी ये नहीं कहा कि मेरे को 200 रुपए दे दे। अनपढ़ बुढ़ों से बात सुनी मैंने। क्या कहते हैं? दिए रहे 200 का नोट, दिए 10 का नोट। मतलब उनको तो पता है ये नोट है, हम इनको रुपया कह रहे। और नोट का मतलब क्या होता है? पर्ची। नोट तो पर्ची होती है, स्लिप। भाई हमने मान लिया किसी गौशाला में दान कर दिया, उसने 1000 रुपए का कागज पर्ची पाड़ के दे दी, तो पर्ची की कीमत कितनी है? 1000। तो ये ऐसे हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों को इतना ज्ञान था कि भाई ये रुपए नहीं, ये नोट है, पर्चियां हैं। और इनकी कीमत में कितना अंतर कर दिया बैंक ने। तो यहां एक पंगा पड़ गया कि भाई अगर ये रुपया कागज नहीं है, ये रुपया चांदी नहीं है, तो रुपया है क्या? तो आखिरी बात वो ये है,
मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इस बात को, वो ये है कि भाई जब हमने मेहनत करी और कई साल लगाए, हमारे एक साथी ने 17 साल लगाए हैं इस बीमारी को निकालने के लिए कि ये है क्या। तो 17 साल बाद पता चला कुछ कानून निकल के आए, जिसमें कानून निकल के आया 1906, सिक्का कानून 1906 अंग्रेजों के समय का। उसने क्या बताया कि भाई ये रुपया जो कागज है ना, ये रुपया नहीं है, ये चांदी है ये भी रुपया नहीं है, लोहा है ये भी रुपया नहीं है, ये तो सारे ही रुपए हैं। तो इसका मतलब कागज नहीं है रुपया और ना चांदी रुपया है। रुपया तो कुछ और है। वो क्या है? जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 रुपया भारत सरकार। तो अगर ये मान के चलो कल किसी पेड़ के पत्ते पे लिख के छापना शुरू कर दे तो क्या वो भी रुपया हो जाएगा? तो ये तो कह रहे हैं अगर कागज हो सकता है, जैसे हम कई बार कहीं दुकान पे चले जाएं, मान लिया हलवाई की दुकान पे चले गए, कुछ खाने चले गए, तो वो पैसे लेके टोकन दे देता है प्लास्टिक का, देखा है भी? आप किसी होटल में चले गए, आपने पैसे दिए और प्लास्टिक का वो रुपया कागज मतलब गोल गोल टुकड़ा सा ले लिया। जब तक आपका सामान नहीं मिलता तब तक उस टोकन की कीमत कितनी है? जितनी आपने पैसे दिए। तो ये कागज भी ऐसा ही है, ये टोकन है। तो इस पे जब बात चली तो हमें पता चला, अच्छा ऐसा कितने लोगों ने सुना है गांव में सब्जी बेचने वाले आते होंगे, आते हैं, फल बेचने वाले भी आते हैं, कई बार उनका बाट खो जाए, कई बार बाट खो जाए तो क्या करें? हमें पत्थर रख लेंगे, ईंट का टुकड़ा रख लेंगे, कई बार गेहूं या अनाज तोल कर रख लेंगे। कई बार जब हम गांव में तखड़ी में तोल रहे हैं तो करें ना वो बराबर, चलो भाई 5 किलो का बाट तो खो गया, लेकिन दुकान पे जाकर 5 किलो अनाज तोल के ले आए, और जब भी कुछ तोल के देना हो, घी तो देना हो या कुछ भी दूध देना हो, रखा 5 किलो तोला और दे दिया। अच्छा किसी ने ये बोला आपको कि ना नहीं 5 किलो नहीं है? क्यों? क्योंकि किलो का मतलब 1000 ग्राम है, चाहे वो लो के 1000 ग्राम है, चाहे वो माटी के हैं, चाहे वो अनाज के हैं, और चाहे वो सोने के हैं। समझ आ गई ना बात? तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम है, ना कि समान भाई लोहा, चांदी, कागज, मिट्टी, इससे फर्क नहीं पड़ता, 1000 ग्राम है। ऐसे ही 1 मिनट 60 सेकंड है पूरी दुनिया में। अमेरिका वाले अगर ये कहते कि मेरी मिनट में तो 55 सेकंड होंगी, साल भर बाद पता चलेगा कि जब वो दिन कहते थे तो वहां रात होगी, जब रात की बात कह रहे थे तो दिन हो गया। सारा बिगड़ेगा। समझ आ रही है बातें ये? इसी तरीके से हमारे कानून ने हमें बताया कि आपका रुपया ना तो कागज है, ना चांदी है, और ना लोहा है। आपका रुपया एक स्टैंडर्ड है, किलोग्राम की तरह, किलोमीटर की तरह, और टाइम की मिनट की तरह। तो फिर उसमें आगे लिख रखा कि वो है कितना, तो उसमें है 1 रुपया, चाहे कहीं भी लिखा है उसका मतलब है 777 मिलीग्राम सोना। अगर किसी की जेब में ये 500 की पर्ची है तो इसका मतलब ये 500 रुपए की पर्ची है, और 1 रुपया कितना? 777 मिलीग्राम सोना। अच्छा बैंक वालों ने आपको रुपए दिए कि पर्ची दी? बताओ, सोने के रुपये दिए थे क्या? तो इसका मतलब रुपये नहीं दिए उन्होंने ये पर्ची पकड़ाई। तो आपको दिया कितना? मेरे 1 रुपए में 6000 की पर्ची आती है, पता आपको? आजकल सोने का रेट है 72,000 के आसपास तोड़ा, है ना? 72,000 कौन से नोट? ये। और मेरे 1 रुपए में कितना सोना? 777 मिलीग्राम। यानी 6000 की पर्चियों में मेरा 1 रुपया आता है। अगर आपने 10,000 का लोन ले रखा है तो आपने कितने देने? बताओ, 6000 से भाग कर दो, 1 रुपया 60 पैसे, और आपने दे दिए कितने? हर बार किस्त दे तो रहे हो। असल में रोड़ा के है, बात इस पर्ची की नहीं है।
जब वो लोग दे रहे हैं तो वो कागज छाप के दे रहे हैं, और जब आप दे रहे हो तो कई कई दिन दिहाड़ी करके दे रहे हो, पसीना और खून करके, खून पसीना करके ही दे रहे हैं ना। तो हम तो अपना असली दे रहे हैं, और असली क्या है? धन, श्रम धन यानी मेहनत। हम तो अपनी मेहनत दे रहे हैं, और वो उन्होंने छाप के पर्ची दे दी। और देना क्या था? 1 रुपया यानी सोने का, और दे दिया कागज। आप अगर दूध का रेट देते हो और वो आपको 1 लीटर पानी में और 4 बूंद सफेद डाल के और दे दे, तो आपको लूट हुई कि नहीं हुई? भाई दूध की जगह पानी मिल गया, वही काम हुआ। मिलना था आपका सोना, दे दिया आपको कागज। तो लड़ना चाहिए कि नहीं? बोल दे नहीं। एक बात बताओ, अगर एक दिन मिलावट का दूध आ गया तो क्या फर्क पड़ गया? खड़ में गिर दो गाय की, उस पे तो लड़ बैठेंगे आप। और उरे लूट गया सारा देश, उरे लड़ दे ही नहीं। समझ रहे ना? क्या था, कई बार मैंने बुजुर्गों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, जो ये रुपया छपे कुकर है, किस तरह छपे हो? तो कई बुजुर्गों ने बोला, जब ये छपा है ना, इसके बराबर का सरकार सोना रखा है। सुना है ना जी ऐसा? लेकिन हमने आज तक ये नहीं पता था कि वो सोना रखा है तो रखा है कितना। तो इस कानून ने हमें बताया कि भाई आपके अगर सोना रखा है तो वो रखेगी, 1 रुपये का नोट अगर छाप दिया तो रखा जाएगा 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपये के बराबर में। अगर ये 500 का नोट छाप दिया तो कितने बने? 2000 के नोट में 1554 ग्राम, 1.5 किलो सोना आता है। अच्छा, आपके घर में 1.5 किलो सोना हो तो फिर भी किसी दिहाड़ी मजदूरी की जरूरत है, लेकिन वो है आपका और वो लूट लिया। अब ये देखो, अगर वो लूट हो गई है तो फिर वो आपके बच्चों को परेशान करने वाली है बहुत जल्दी। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? देखो बता दो ईमानदारी तय, क्योंकि आज अपना तीसरा दिन है, इसको आप जल्दी खत्म करते हैं थोड़ी सी देर में, ठीक है? समझ आ गई ना? तो आज हम ये कह रहे हैं, ये ग्राम सभा ऐलान करती है, ये बात तो समझ आ गई नहीं क्या है? अब बात आते हैं इन रुपयों के ऊपर सवाल की, कि ये सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल हम पूछते हैं बैंकों को, जो बैंक जवाब नहीं देते जिन सवालों का। पहला सवाल है, आपके बैंक या कंपनी ने जिस रुपये से लेन देन किया है हमारे साथ, उस रुपये का स्टैंडर्ड क्या है? समझ गए? मैंने बता दिया ना स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। तो वो स्टैंडर्ड क्या है? धातु स्टैंडर्ड का, धातु मतलब सोना, धातु मानक स्टैंडर्ड का उल्लेख करते हुए रुपए का असली दस्तावेज दीजिए, जो पिछले 2.5 साल में आज तक नहीं दे पाया कोई भी बैंक। क्यों? क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिन को इस नोट पे लिखा हुआ, जो लिखा है ना, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसकी बात हो रही है। इस पे अंकित प्रति रुपए का धातु मानक स्टैंडर्ड क्या है? भाई जो 500 रुपए लिख रहे हैं, ये क्या है इसका स्टैंडर्ड रुपए का? ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा सवाल है, रिजर्व बैंक द्वारा जो नोट दिए गए हैं उसके अनुसार भारत की जनता को कर्ज वितरण करने वाली सरकारी, प्राइवेट बैंकों या फाइनेंस कंपनियों का आज के दिन तक भारत की जनता पर कुल कितना कर्ज है? यह भी नहीं बताते। अच्छा, एक छोटा हिस्सा सवाल है, आप सब के पास, किसी के पास भी 1000 रुपए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का कर्जा दे सको दूसरे को? बताओ। जेब में 1000 है और कर्जा देना आपने, नहीं कोई मांगने आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा कितना दे दोगे? बोल दी नहीं, मैं तो उड़ान पूछूं, ये क्रांति तो ये उड़ान है। 1000 को जेब में है
और कोई मांगने आ गया, कोई दिक्कत में है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना दे इसको? 1000। 1000 तो दे सके, क्योंकि इससे ज्यादा आपके पास है ही नहीं। पता है बैंकों के साथ क्या है? अगर बैंक के खाते में 1000 है ना, तो वो 1 लाख दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकेगा कि अपने द्वारा कोई चीज नहीं हो फिर भी दे दी? हो सके ऐसा? जब मेरी जेब खाली है, मैं आपको कर्जा कहां से दे दूंगा? ये छापते हैं और कंप्यूटर में केवल लिख देते हैं कि मैंने इसको इतना दिया और हो गया काम। और ये पूरे देश में नोट तो है 34 लाख करोड़ के, कर्जा है 453 लाख करोड़ का। अब बताओ कर्जा कहां से उतरेगा? तो ये कर्जा नहीं है, ये आपके ऊपर एक झूठ थोप दी और उसके चक्कर में सबकी जमीनें, सबकी प्रॉपर्टी छीनने का प्लान है। अब मैं उस उल्लू वाली बात पे आता हूं कि भाई उस बुजुर्ग उल्लू ने कितनी कमाल की बात कही है, कौवे ने, कि भाई, हाँ कौवे ने, उल्लू ने नहीं, कौवे ने। कौवे वाली कहानी से निकल के ये आया कि आज तक हमें ये पता ही नहीं चला देश पे कर्जा है तो कर्जा है किसका? पूरे देश पे कर्जा है। और अगर पूरा देश कर्जे पे है तो फिर अपनी गर्दन तो कटनी है कटनी, अपनी जमीन तो जानी है जानी। तो फिर क्या करा? वो जो इकट्ठे और पकड़ लो टेंटवा, किसका? दुश्मन का। वो कौन बताएगा? वो कोई कौवा बता देगा। आज की सभा का कौवा मैं हूं, मने मान लो, ठीक है ना? अगली सभा का कौवा किसी और ने बढ़ा लिया जो भाई आपको बता दे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, 2 सवाल और बचते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा संचालित जो रुपए का जो नोट है, करेंसी, इस करेंसी में रुपए उपलब्ध कराने का वचन अनुसार धारक को जो रुपया उपलब्ध कराया जाएगा उस रुपए की कॉपी दे दो हमें प्रमाणित। यानी जो गवर्नर ने इसके ऊपर लिख रखा है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसके बदले में जो रुपया गवर्नर देगा वो कौन सा रुपया है, उसका कागज दो हमें, ओरिजिनल कागज। गलत है क्या ये बात? क्योंकि आपको 10,000 के कर्जे का 1.5 रुपया देना है असल में, तो क्योंकि आपने लेना है असली रुपया और देना है श्रम धन, यानी खून पसीना करके मेहनत। तो आप अपनी मेहनत को कागज में बदल दोगे क्या? बताओ, बदल देते हो? तो अगर आप अपनी मेहनत को, इस पसीन बहाए हुए पसीने को अगर आप कागज में या कबाड़ में या माटी में नहीं बदलना चाहते, तो फिर हम आज इस सभा में ये सवाल हमने लिखे हैं, इसको हम भेजेंगे 4 जगह। डीसी को, सुनो ध्यान से, लास्ट बात, थोड़ी सी बातें रह गई। डीसी को, सीएम को, पीएम को और राष्ट्रपति को। कौन भेजेगा? गांव। एक नहीं, कौन भेजेगा? गांव भेजेगा। और गांव भेजेगा, उसकी कोई उसका एक अध्यक्ष हो जाएगा। और साथ में जो एक करड़ा काम है थोड़ा, लेकिन इतने सारे माँ और परिवार और चाचे ताऊ पिताजी की उम्र के बैठे हो और पूरा गांव परिवार बैठा हो, फिर कोई काम मुश्किल नहीं होता। वो करते क्या हैं? 18 की उम्र के जितने लोग हैं गांव में, उनमें से 70% लोगों के साइन होने चाहिए। अगर 100 लोग हैं तो 70 के, 200 हैं तो 140 के, 1000 है तो 700 के। तो अपन ने क्या करना? मैं एक सवाल पूछ लूं, ये जो मैंने जानकारी दी आप में से, ये ईमानदारी से बताना ताकि मैं उस हिसाब से फिर कागज की बात करूं। कितने जनों को सही सही समझ आ गई? हाथ पूरा जोर से उठाओ सारे। अगर आ गई है तो, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझा लेंगे। अगर आ गई है तो हाथ उठाओ जब मजबूती से। तो लगभग सबको आ गई। आ गई ना? कोई बात नहीं, नहीं आई तो एक चीज, अगर किसी को समझ नहीं आई तो अपने साथ में जिसको समझ आ गई है उससे थोड़ा समझ लेना, ठीक है? तो काम क्या करना है? आज मुकलावा में अपा इकट्ठे हैं, मुकलावा ये गांव इकट्ठा है, अपा इसको भरेंगे कागज को और सारे के सारे साइन करेंगे, ठीक है?
और उसके बाद जितने पूरे के पूरे लोग, अगर मान लिया मुकलावा में कह रहे हैं कि 4,000 की जनसंख्या है और लगभग 2400-2500 के आसपास वोट है, तो 2400-2500 की वोटिंग में लगभग 1700-1800 लोग बनते हैं जिनके साइन अपने को चाहिए। अच्छा, एक तो आप धक्के खाते फिरे और एक अपने गांव को भाईचारा बना के साइन करवा ले, मुश्किल है के? अगर साइन करवाने तक कर्जा उतरता हो तो बल्ले बल्ले है, फ्री का हो गया। क्यों बहन जी? ठीक है ना? तो आपा ने क्या करना, वो कल वो परसों वाली जो शेर वाली कहानी सुनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए पड़ोसन के लच बाज रहा हो लठ बाद में कर लेंगे, क्योंकि असली साथी अपना पड़ोसी है। अगर कोई बैंक वाला पुलिस वालों को लेके आता है तो अगर अपने घर में कोई दुख है या सुख है तो सबसे पहले कौन आता है? पड़ोसी। तो क्या करो, आपको एक काम दे रहा हूं मैं, बड़ा काम का, जरूरी है। वापस जाओ गांव में और हलवा बनाओ और 2-3 बराबर के इधर और 2-3 बराबर के इधर सबको हलवा खुआओ। पहला लाड प्यार शुरू हो गया। हलवा नहीं हो तो गर्मी हो रही है, मीठा पानी तो पिला ही देंगे, है कि नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बोलती नहीं, मीठे पानी में भी टोटा आ गया। क्यों जी? मीठा पानी तो पिला ही सका है। तो वो आपको अपने बराबर के पड़ोसी सबसे पहले समझाने हैं और फिर उनके साइन लेने हैं। आज मुकलावा का नंबर है, फिर अपनी जो ये टीम है पूरी की पूरी, ये टीम फिर आपके गांव में आएगी, फिर आपके गांव में ऐसे सभा करके ये कागज भर के फिर आप उधर भेज देंगे। किसी को कुछ नहीं करना। अगर सरकार इन सवालों के जवाब दे देती है तो 1 लाख रुपए के देने हैं केवल 1600, और जवाब नहीं देती है तो आपा दे देनी फुट्टी कोड़ी भी भाड़ में जाओ सारे। ठीक है ना? इससे अच्छा तो कुछ नहीं, न लड़ाई न झगड़ा न भिड़ना, कुछ भी नहीं। अपने गांव में अपने परिवार में बैठो, मिलते रहो, एक दूसरे से जो बात करते रहो, समझाते रहो। समझ ना आए तो एक केसु भाई और ये सारी टीम है, सरपंचनी बहन जी है, इनको बुलाते रहो, समझाते रहो और एक ऐसी मजबूत टीम खड़ी करो। जिस दिन कोई बाहर का बकवास करने आए, ये काफिला, इनकी तो जरूरत भी नहीं, इधर वालों की तो आप ही हो गए ना, तो लांडा लगवा देंगे उनका तो बाहर। और बाहर जैसे ही हमने ये कागज भेज दिया उसके बाद आप गांव के बाहर बैनर लगवाएंगे कि गैर संवैधानिक रुपए की अदायगी के लिए हमने ग्राम सभा का लेटर भेज दिया है। उसके बाद कोई भी बैंक वाला या कर्मचारी आके अगर गांव में परेशान करता है तो अपनी जान और माल की हानि का जिम्मेदार वो खुद है। ठीक है जी? देखो, लड़ तो मैं भी सकूं, पर मैं क्यों लड़ूं? कल्ला इकट्ठे मिलकर लड़ांगे। कल्ला लड़ेगा तो कोई ठोक देगा। क्यों? तो ये लड़ाई अपने पूरे देश की करनी है। एक जगह मर के कोई फायदा थोड़ा है, और मर के तो पता कौन सी जंग जीतती है। तो आप सब माताओं को, बहनों को यही काम करना है। इस पे अभी भर देंगे और आपको एक को भी बिना साइन किए नहीं जाना। और जो जिस गांव में हो, सरपंचनी बहन जी के साथ आपकी दोस्ती हो ही गई, जितने इधर बैठे वो सारी टीम को जाने ही है, केसु और ये सारी टीम है, इनसे बात करना। जिस गांव में आप ये सभा कर दो उसी गांव का कर्जा उतर गया। इसका आसान तो नहीं कुछ हो सकता, बता दो। इसका आसान तो नहीं हो सकता ना कुछ। तो बस आपा ने क्या करना, लाड प्यार बढ़ाना और कर्जा उतर गया। देखिए, इस तरह ज्यादा भी कोई आसान अगर आप दो रहे तो फिर मेरी राम राम। और क्यों? लेकिन यही अच्छा रास्ता है। आप अपना प्यार, अपना समाज को बचाओ, कुछ नहीं करना, कर्ज उतर गया, खर्चा धीरे धीरे आप वैसे ख़त्म कर देंगे। मैंने आपको बताया जो डॉक्टर खाते हैं, मेहनत थोड़ी सी, जो मेहनत अगर कम हो रही हो तो मेहनत बढ़ा लो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, पसीना ही निकालना, वैसे तो आप मेहनत करते ही हो। गांव में अगर कोई दाई है तो उसका काम बढ़ा दो, डॉक्टरों का काम कम कर दो। अगर दाई नहीं है तो काम सीख लो, कोई किसी को वो डॉक्टरी का काम सिखा दो। दाई से बड़े मैंने MBBS MD डॉक्टर भी नहीं देखे, क्योंकि अगर जड़ में बीज अगर स्वस्थ है ना, और अगर वो स्वस्थ मिट्टी में पड़ जाए, अगर स्वस्थ माँ है
और स्वस्थ माँ के पेट में स्वस्थ बच्चा है तो उसकी पूरी जिंदगी बिना बीमारियों की जाएगी, क्योंकि माँ से फसल, मिट्टी से फसल। तो आपने माँ को स्वस्थ करना है और उस स्वास्थ्य के लिए जिस दाई की जरूरत है उसको आप दोबारा से तैयार करो। अगर कोई बुजुर्ग महिला बूढ़ी हो चुकी है और आपको डर है या कभी भी वो खिसक जाएगी, उससे पहले उससे वो ज्ञान ले लो। हर गांव में दो चार लड़कियों को सिखा दो, 2-4 बहुओं को सिखा दो। इसमें कोई पहले वाला मत सोचना वो अछूत है, वो दूर बैठा, वो अरे वो डॉक्टर नहीं, आंगनवाड़ी आशा वर्कर, अरे वो दाई का ही तो काम करें, वो उसको तो हम डॉक्टर कह रहे, और जो सबसे तगड़ी डॉक्टर है दाई उसको हम ऐसी समझ रहे। मैंने अपने बच्चे को बोला, कई बार बात चली कि बेटे का जन्म तो दाई ने करवाया, तो बोल रहे पिताजी वो दाई मामू से भी मिल जाएगी। एक दिन गांव में वो ताई आ रही थी इधर घर की तरफ, मैंने मिलवा दिया। ऐसा हो गया जैसे पता नहीं क्या मिल गया, क्या लगाव है गजब। और एक काम और था, जब आहार नाल काटते थे ना, बच्चे की आहार नाल काटते थे, तो एक दाई जो करती है क्या करती है, मान के चलो ये पॉइंट मैं बता ही दूं आपको, बड़ा जरूरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की आहार नाल है और यहाँ पेट से जुड़ी हुई है, मतलब बच्चे के पेट से, और ये निकल गई माँ के पेट से। तो वो क्या करती थी, यहाँ से मतलब टाइट पकड़ेगी, पूरे खून को सींच के और पेट में पहुंचा देगी। इस नाली में जो आहार नाली होती है उसमें कम से कम 200 मिलीलीटर खून होता है, समझ गए। और वो बच्चा होता है इतना सा, तो अगर उसके अंदर 200 मिलीलीटर खून चला जाए तो उसकी तो कई महीने के खून बनाने की जरूरत पूरी हो गई। ये काम करती थी दाई। और अब डॉक्टर क्या करते हैं, बच्चा पेट से बाहर आया और आते ही कट से यहाँ से कैंची मार दी और ये पूरा का पूरा जो पाइप का खून था ये बाहर गिर गया, और वो 200 ml खून की होगी कमी, और अगले दिन डॉक्टर बोलते हैं इसको तो पीलिया है। और है ना ऐसा, फिर बोलेंगे खून की कमी है, इसको तो कमजोरी है, और फिर 1 महीना उन शीशों में रखेंगे मशीनों में और लाख रुपए बनाएंगे, मौज मारेंगे। केवल एक बेवकूफी हमारी कि उस खून को, पाइप वाले खून को केवल कहां पहुंचाना, बच्चे के पेट में, और बीमारी खत्म। एक चीज और, आजकल क्या हो रहा है, बच्चों की आहार नाल को डॉक्टर, एक चूल्हा होता है ओवन, गरम चूल्हा, उसके अंदर रखकर सुखा दें। ये विज्ञान निकल के आया जो हमारे पूर्वजों को पहले पता था। जब वो सूख जाती है वो मांस की वो लंबी सी पाइप, उसका चूर्ण बनाते हैं पीस के, और उसको पोटली बना के और डॉक्टर रखते हैं कि ये किस बच्चे की है। और कमाल की बात ये है, वो चूर्ण जो है उसका आहार नाल का, अगर उस बच्चे को किसी भी बड़ी बीमारी में खिला दिया जाए थोड़ा सा, तो उसकी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी कट जाती है। इतना बड़ा काम था उस आहार नाल का। और हमारी दाई क्या करती थी, उस आहार नाल को काटा और घर के आंगन में दबाया, ऐसे ही होता था ना उसका। और हमारे बूढ़े क्या कहते थे, तेरी जड़ गड़ रही है उरा। अगर कहीं कोई बात हो जाए ना, बोलते थे ना तेरी जड़ गड़ी हुई है उरा। तो वो जो आहार नाल थी ना, उसके साथ कुछ लगाव होता है आदमी का, जहां वो गड़ी होती है ना उसके प्रति वो लगाव है। वो गांव नहीं छोड़ा उस आदमी ने कभी, जिसकी जड़ गांव में थी। अब आज के बच्चों की जड़ कहां है, अस्पतालों में, तो डेली चक्कर मारते हैं अस्पतालों में, मारते ही नहीं। ये खेल चल रहा। अब मैं कितने खेल बताऊं आपको, कई दिन लग जाएंगे। तो हम एक काम करेंगे, इसको भर के और साइन आपके करवा लेंगे, तब तक आप बैठे रहेंगे, एक एक करके आप इसको कर देना। और जब सबके साइन हो जाएंगे तो अपन सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, इधर सारे पीछे खड़े हो जाएंगे। और आगे की कार्रवाई ये है, फिर आप एक वीडियो बनाएंगे गांव के लिए कि भाई इस गांव ने ऐसे ऐसे ग्राम सभा करके किया। वो पत्रकार भाई हैं, ये बना लेंगे। और अपने गांव की जानकारी पूरे देश में जानी चाहिए कि हम अपने कर्ज को कैसे भर सकते हैं, या कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए। इसमें तो कोई टेंशन नहीं, सबको इकट्ठा होना और साइन करने हैं।
इतनी सी बात, लेकिन ये इतनी बात नहीं है। इस एकता को तोड़ने के लिए इस इन हरामखोर चोरों ने 200 साल लगाए हैं कि कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी से भी ना बोले, कोई बहन अपनी बहन से ना बोले, कोई भाई अपने भाई से ना बोले। 200 साल लगाए पूरे, तब जाके टूटे हम। अब दोबारा से आपसे हाथ जोड़ के ये मेरी प्रार्थना है कि हम इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने बच्चों को बचा ले जाएंगे। और जब बच्चे की बात आती है तो चाहे कितना भी बड़ा गंदा आदमी हो, वो सारा सौदा भूल ही जाता, बोला हाँ ठीक है भाई, बच्चा बचना चाहिए। ठीक है जी, एक बार कैसे को बुला ले, हाँ बोलना था। सारी माता बहना ने काके तवन राम राम। राम राम नहीं आई और खींच का आंट दो, पूरा जी लग रहा है। बात समझ में आई? किसका को नहीं आई? एक बार न्यू बात हाथ खड़ा कर लो, एक आधा जिसका नहीं आई हो उसका तरीका बताऊंगा मैं, कुकर समझ में आओगी। हाँ सही देख, ईमानदारी तो शर्माओ ना, ठहलो एक बार हाथ ठहलो जिसका नहीं आई हो। तो आज किस किस ने नुबेरा है कि भाई डिजिटल जमाना है, फोन का जमाना है, वीडियो का जमाना है, सब ने बेरा है। किस किस ने घर टच फोन को नहीं और बता दो, सबका घर है नहीं। तो आज यह वीडियो और बनन लग रही है, जो भी सारा का सारा सुनील भाई ने खेल बताया और इसका समाधान बताया कि क्यों करता हमने कागज लगाने हैं, किस तरह लगाने हैं, सारा का सारा इस कैमरे में कैद हो गया। ई बापे 100-200 लोग आड़े बैठे हैं, अपन इस बात का बेड़ा पट गया। इब तमन घर जाएगा ने यह बात बतानी है, और ने पड़ोसिया ने बताओगे और लोगों ने बताओगे, वे कुकर समझेंगे, वे किस तरह समझेंगे। तो तमें इतना काम कर सको हो, या वीडियो काट के न न्यू दिखाई दियो कि वह बात न्यू थी, ताकि उनका सूत्री डाला अच्छी तरह पल्ला पड़ जाए। मैं गलत कह रहा हूं? जो इन्फॉर्मेशन सुनील भाई ने दियो कागज धरती दिखाया करना है कि वह बैंक का के सवाल पूछना है, जो भी इसके अंदर बात है वो सारी की सारी इसमें रिकॉर्ड होगी। एक बार तमें जाकर समझा दियो, और तो उस खातर एक काम और कर लो ताकि आप लंबे चल पाओ, लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाओ। एक बार सारे के सारे भाई जितने भी फोन ले रहे हैं यू सर्च कर लो एक बारी, इस पे यह वीडियो आओगी और एक इंटरव्यू करांगे। इसके बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, बस ज्यादा देर नहीं बैठ दे, 2 मिनट बैठ जाओ, घना टाइम को लेने, ज्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं होगा। आपके काम की बात बताऊंगे, 2 बात बताऊंगे। एक बार जितने भी भाई टच फोन ले रहे हो एक बार काट लो, यूट्यूब पे फोन निकाल लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो, जोर मीडिया नाम का, ZOR मीडिया नाम का चैनल है, और उस पर यह वीडियो आओगी। और जितनी भी इंफॉर्मेशन इस काम से संबंधित सारी की सारी आऊंगी। करो यू रहा, इस पर देख लो। आपकी जो ये वीडियो है आज की, और जब बनेगी वीडियो ये पूरे भारत में जाएगी, तो जैसे अपने गांव का ये कागज़ जाएगा, इसी तरीके से फिर हमें हज़ारों गांव के कागज़ भेजने हैं। और सारे गांव कितने हैं? 6.5 लाख गांव है। अगर 6.5 लाख गांव अपने अपने कागज़ भेज देंगे तो 6.5 लाख गांव का देश है, तो देश का कर्जा उतर गया, है ना। एक चीज और, जो माताएं बैठी हैं और जो भाई इधर देखना, भाई ध्यान देना, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी है, वैदिक परिवार नियोजन। भी बच्चा पैदा होने से, जन्म मतलब माँ के गर्भ में आने से या उससे भी पहले माँ बाप का शरीर और उसका स्वास्थ्य, और फिर माँ का गर्भ, फिर उसका बच्चा, फिर 9 महीने, और उसके बाद फिर काफ़ी सारी वीडियो। अच्छा मेरी तरफ ध्यान है किसी का? तो एक बार देख लो। ठीक है, अगर खुद ना समझा पाओ वीडियो दे दो उसको, बड़ा आसान है। तो मेरा जो चैनल है नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया, उस पर वैदिक परिवार नियोजन की 13 वीडियो पड़ी हैं 40-40 मिनट की। एक बच्चा बीमार होने से कैसे बचे, एक माँ बीमार होने से कैसे बचे, पूरा है उस पर। अगर आपके पास बड़ा फ़ोन है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जोर मीडिया के साथ नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना। आपको अब कागज़ मिल जाएगा। क्या कह रहे बहन जी आप? क्या कह रहे आप? मतलब मेरे तो कोई बात है कि अपनी बात है आपकी? कुछ अपनी बात है। अच्छा, क्या है कि अब कागज़ आपके पास कैसे आ जाएगा?
नहीं इस कागज पे नहीं, प्लेन पेपर आया था उधर, प्लेन पेज। ना ना, हाँ हाँ, अगर साइन नहीं कर सकते तो